गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विषैले और विषहीन सर्पों के बारे में चर्चा करेंगे। विषैले और विषहीन सर्प यानी जब भी कोई सांप आपके सामने आता है तो उसको सबसे पहले पहचानने की कोशिश करें कि वास्तव में वो नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं, क्योंकि हर एक सांप को नहीं मारें, क्योंकि हर एक सांप को, हर एक जीव जंतु को इस धरती पर जीने का अधिकार है। अगर आपके सामने कोई सांप आता है तो उसमें विषैले और विषहीन है, ये कैसे पहचानें? उसको पहचानने के लिए कुछ पॉइंट हैं। जैसे सबसे पहले उसकी पीठ और पेट के शल्कों को देखें। पीठ के जो शल्क हैं या जिन्हें पृष्ठीय शल्क कहते हैं, और पेट के जो शल्क हैं जिन्हें अधरीय शल्क कहते हैं, वो छोटे आकार के शल्क हैं, तो वह निश्चित रूप से विषहीन सर्प है, उसको मारने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, यदि पेट पर पाए जाने वाले जो अधरीय शल्क हैं वो पर्याप्त चौड़े हैं लेकिन पूरे अधरतल को कवर नहीं कर रहे हैं तो भी वो विषहीन सर्प है। लेकिन यदि अधरीय शल्क पर्याप्त चौड़े हैं और पूरी वैली को कवर करते हुए हैं तो वह विषैला या विषहीन दोनों ही हो सकते हैं, विषैला भी हो सकता है। यदि सिर उसका त्रिकोणाकार है, फिर आगे के लक्षण देखें, उसको सिर को देखें। सिर यदि त्रिकोणाकार है और उसकी गर्दन वाला हिस्सा यानी धड़ जहाँ जुड़ा हुआ है वो छोटा है और सिर चौड़ा है तो निश्चित रूप से वो विषैला है और वाइपर हो सकता है, वाइपर है। और उसके सिर के ऊपर अगर छोटे शल्क हैं तो निश्चित रूप से वाइपर है और वो विषैला होता है। और यदि सिर त्रिकोणाकार है और उसके जो शल्क हैं वो धड़ की अपेक्षा करते छोटे हैं तो विषैला सर्प वाइपर है। यदि सिर त्रिकोणाकार है और उसके शल्क धड़ और शल्क की अपेक्षा छोटे हैं, उसकी आंख और नाक के मध्य में एक लोरियल पिट पाया जा रहा है, लोरियल पिट का पाया जाना वो पिट वाइपर का लक्षण होता है और वो विषैला होता है, पिट वाइपर। ऐसे ये एक चित्र है जिसके अंदर हम ये एक डिफरेंस बताया गया है। यदि पूंछ उसकी सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो वह सी स्नेक है, निश्चित रूप से हाईली पॉइजनस होता है, हाइड्रोफिस होता है उसका नाम। और यदि ये जनरली समुद्र में पाए जाते हैं, और स्थल पर पाए जाने वाले जो सांप हैं उनकी जो पूंछ है वो टेपरिंग होती है, आगे से चौड़ी और पीछे से धीरे धीरे पतली होती जाती है, वो टेपरिंग टेल होती है। टेपरिंग टेल है तो निश्चित रूप से वो टेरेस्ट्रियल स्नेक है, और टेरेस्ट्रियल लैंड स्नेक है। और लैंड स्नेक फिर दो प्रकार से उसको जांचें कि यदि उसके वेंट्रल शल्क छोटे आकार के हैं तो निश्चित नॉन पॉइजनस है, और यदि शल्क चौड़े हैं और वैली को आधा कवर कर रहे हैं तो भी नॉन पॉइजनस है। यदि शल्क चौड़े हैं और पूरी वैली को कवर कर रहे हैं तो वो पॉइजनस हो सकता है। फिर उसके बाद में अगले लक्षण देखें उसका। यदि सिर ट्रायंगुलर है, सिर यदि उसका त्रिकोणाकार है और उसके ऊपर जो शल्क हैं वो छोटे आकार के पाए जा रहे हैं सिर के ऊपर, तो वो शल्क छोटे आकार के हैं, सिर ट्रायंगुलर है, निश्चित रूप से वो वाइपर है और जहरीला है। यदि सिर ट्रायंगुलर है, शल्क छोटे हैं और उस आंख और नाक के बीच में एक गड्ढा लोरियल पिट पाया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो पिट वाइपर है और जहरीला होता है, वो विषैला होता है। और यदि इस प्रकार का कोई लक्षण नहीं है तो फिर वो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों हो सकता है। उसमें फिर आगे लक्षण देखें। उसमें जो थर्ड सुप्रालिवियल शल्क है यदि वो बड़ा है, लार्जेस्ट है लेटरल साइड में, तो निश्चित रूप से वो और फन बनाने की क्षमता है उसमें, यानी फन है उसके अंदर, तो निश्चित रूप से कोबरा है। कोबरा को फन के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। और यदि उसमें फन बनाने की क्षमता नहीं है और लोरियल पिट इसका प्रकार बड़ा है, और फोर्थ इंफ्रालेवियल स्केल जो है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा प्रकार का है, और उसकी पीठ के मध्य लाइन पर पाए जाने वाले जो शल्क हैं वो एक पंक्ति में हैं और हेक्सागोनल हैं, षटकोणाकार हैं, तो निश्चित रूप से वो क्रैत है और वो पॉइजनस होता है। यदि सिर के, वही चीज़ जो अभी डायग्राम में बताई हुई इसमें लिखी हुई है, यदि सिर के दोनों पार्श्वों में छोटे शल्क हैं और बड़ी शील्ड है तो वह विषैला या विषहीन सर्प हो सकता है। यदि सिर के पार्श्वों पर तीसरा सुप्रालेवियल शल्क आंख और नाक दोनों को छूता है तो वह काला सांप या कोबरा हो सकता है, कोरल सर्प हो सकता है। यदि उसकी गर्दन और सिर के मध्य में फन है, फन बनाने की क्षमता है, तो निश्चित रूप से वो विषैला कोबरा है। यदि उसकी गर्दन पर फन नहीं है और पेट पर वैली पर कोरल जैसे धब्बे हैं तो निश्चित रूप से वो कोरल सांप है, कोरल सर्प है, और वो जंगल में ही पाया जाता है, जनरली चट्टानों और लकड़ियों के बीच में छुपा हुआ रहता है। यदि दोनों ही विषैले सर्प होते हैं ये, यदि मध्य पृष्ठ के शल्क यानी जो वर्टिब्रल शल्क हैं ऑन द मिडिल लाइन ऑफ द बैक षटकोणाकार हैं, बीच की जो पीठ के जो शल्क हैं वो षटकोणाकार हैं और अन्य शल्कों से बड़े आकार के हैं, और फोर्थ इंफ्रालेवियल स्केल जो है सबसे बड़ा है, आसपास के शल्कों से बड़ा है, तो निश्चित रूप से वो क्रैत विषैला सर्प है। यदि किसी सर्प के छोटे शल्क हैं और बड़ी शील्ड है तथा कोबरा, क्रैत, वाइपर दोनों ही नहीं है,
ये तीनों में से कोई भी नहीं है तो लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, तो निश्चित रूप से वो विषहीन सर्प है, उसको मारने से कोई फायदा नहीं है। एट लिटिल एजुकेशन नेवर हर्ट्स, ये थोड़ी सी जानकारी यदि हो तो निश्चित रूप से वो ना तो आपको नुकसान पहुंचेगा और ना ही सांप को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मनुष्य और सांप दोनों एक दूसरे से डरते हैं। सांप भी मनुष्य से डरता है, मनुष्य सांप से डरता है। जब संसार भर में लगभग 1200 प्रजातियां स्नेक्स की पाई जाती हैं, उनमें से मात्र 59 स्पीसीज ही पॉइजनस होती हैं, और हिंदुस्तान में तो केवल 5 प्रजातियाँ ही पॉइजनस हैं, जिसमें से कोबरा, क्रैट, वाइपर, कोरल स्नेक और पिट वाइपर, ये जो हैं ये 4 प्रजातियां पॉइजनस होती हैं हिंदुस्तान के अंदर। पॉइजनस प्रजाति यदि पिट वाइपर में है तो निश्चित रूप से नाक और आंख के बीच में एक गड्ढा होगा, जिसे लॉरियल पिट कहते हैं, और लॉरियल पिट का पाया जाना पिट वाइपर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है, आप नहीं देख पाते हैं, तो उसकी पूंछ को देखें आप। पूंछ में यदि नीचे की लाइन में एक लाइन में सारे के सारे स्केल्स पंक्तिबद्ध हैं तो निश्चित रूप से वो पॉइजनस है। और यदि वो स्केल 2 लाइनों में पंक्तिबद्ध हैं, डबल लाइन में, जैसे कि इसमें नीचे दिखाया गया है, ये 2 लाइन है इसकी स्केल की, तो वो नॉन पॉइजनस है। और यहाँ किसी प्रकार की लॉरियल पिट भी नहीं है, तो नॉन पॉइजनस। बाइटिंग मैकेनिज्म, सांप जब काटता है, सांप से स्ट्राइक हो तो कुछ प्रकार से काटता है। उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जब सांप काटता है तो उसके मस्तिष्क और जबड़ों की जो पेशियां हैं वो लचीली होती हैं। सांप में एक खास बात ये होती है कि उसके जो दोनों जबड़े हैं वो इतने लचीले और फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो कितने भी आकार के बढ़ सकते हैं। कोई भी साइज का शिकार हो, वो सारे शिकार उसके मुंह में ले सकता है। वो अपने आकार के कई गुना बड़े शिकार को अपने मुंह में ले सकता है। लेकिन हमारा जबड़े, दोनों जबड़े पीछे की तरफ जुड़े हुए रहते हैं, एक निश्चित साइज से ज़्यादा नहीं खोल सकते। इसलिए हमारे जबड़े में और उनके जबड़े में, दोनों में अंतर होता है। इसके सांपों के जबड़े ढीले होते हैं, गतिशील होते हैं, लूजली मूवेबली आर्टिकुलेटेड होते हैं। कोबरा के जो फैंग्स हैं वो स्थायी रूप से इरेक्टेड होते हैं, जबकि वाइपर के जो फैंग्स हैं वो बंद मुंह के अंदर, मुंह की छत से या तालू से चिपके हुए रहते हैं, और जब मुंह खुलता है तभी वो सीधे होते हैं। इसलिए सांप के काटने के दौरान, जब वाइपर काटता है तो उसके काटने के दौरान 2 काम होते हैं, इरेक्शन ऑफ टीथ और पेनिट्रेशन ऑफ टीथ। जबकि कोबरा जब काटता है तो उसमें सिर्फ एक काम होता है, पेनिट्रेशन ऑफ टीथ, क्योंकि इरेक्शन ऑफ टीथ ऑलरेडी इरेक्टेड हैं टीथ तो उसके। जब वाइपर काटता है तो निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल्स, जो डाइगेस्ट्रिक मसल्स में संकुचन होता है। लोअर्स द मैंडिबल, मैंडिबल नीचे जाता है, माउथ ओपन, मुंह खुल जाता है। लोअर एंड ऑफ द क्वाड्रेट थ्रस्ट फॉरवर्ड, जो क्वाड्रेट का निचला सिरा है वो आगे की तरफ धकेला जाता है। टायरियोइड पुश फॉरवर्ड, टायरियोइड जो हड्डी है वो आगे की तरफ धकेली जाती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फीनोटायरियोइड मसल्स, स्फीनोटायरियोइड पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्टोटेरिगोइड अपवर्ड, एक्टोटेरिगोइड मसल्स वो ऊपर की तरफ खिसकती है। फैंग्स ऑन मैक्सिला रोटेट 90 डिग्री विद द लैक्रिमल हिंज जॉइंट, लैक्रिमल हिंज जॉइंट पर जो मैक्सिला है वो रोटेट होता है, यानी इस प्रकार से खड़ा हो जाता है, मैक्सिला बड़ा हो जाता है और 90 डिग्री तक बड़ा हो जाता है। फैंग्स वर्टिकली इरेक्ट, और उसके जो फैंग्स हैं वो उससे जो चिपके हुए थे तालू से, वो सीधे खड़े हो जाते हैं इस प्रकार से, वर्टिकली इरेक्ट, पोजीशन ऑफ स्ट्राइक, और काटने की पोजीशन में तैयार हो जाते हैं। साइमल्टेनियसली उसी दौरान स्ट्रेचिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर मसल्स अराउंड द पॉइजन ग्लैंड, विष ग्रंथि के चारों ओर पाई जाने वाली जो कंस्ट्रक्टर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और इस विष ग्रंथि को पिचकाती हैं, स्क्वीज करती हैं, जिससे फोर्सफुली जो उसके अंदर भरा हुआ पॉइजन है वो पॉइजन डक्ट में से होकर के और फैंग्स के अंदर जो बनी हुई कैनाल है उसके अंदर स्क्वीज होता है और इंजेक्टेड ग्रूव्स इन द विक्टिम, और उस ग्रूव्स के द्वारा उनके जो विक्टिम ने खाया उसके शरीर में पहुंच जाता है उसके काटने से। टेम्पोरल मसल संकुचित होती हैं, मुंह बंद हो जाता है, और उपरोक्त सभी क्रियाएं विपरीत दिशा में होती हैं। जब टेम्पोरल मसल्स जो हैं वो संकुचित होकर के मुंह बंद होने के साथ में वो वापस वो सारी क्रियाएं होती हैं। सांप जब काटता है बहुत फुर्ती से काटता है, आप 1 सेकंड के कुछ हिस्से में काट करके वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। सेकंड की हमारी आंखें देख नहीं पाती कि क्या क्या क्रियाएं हुई, इतनी जल्दी काट करके और अपनी पोजीशन पर आता है कि वो हमें पता नहीं चलता। इसलिए सांप में ये सारी प्रक्रियाएं जो एक क्रम में बताई गई हैं बहुत फास्ट होती हैं, बहुत रैपिड होती हैं। फैंग्स एक हाइपोडर्मिक नीडल की तरह काम करते हैं सांप के।
हाइपोडर्मिक नीडल यानी त्वचा में घुसने के बाद में वो इस तरह काम करते हैं। अब विष के बारे में जानकारी लें कि ये विष में होता क्या क्या है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, विष की संरचना कैसी होती है। विष को प्राप्त करने का एक तरीका है कि एक कांच के बर्तन के अंदर एक प्लास्टिक या पॉलीथीन की थैली लगा करके उस पर रबर बैंड लगा लें और उसके बाद में जो सांपों का जो एक्सपर्ट होते हैं वो सांप के मुंह को उसके अंदर स्ट्राइक करवाते हैं, इससे जो जहर है वो उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। अगर जहर को देखें तो वह कैसा दिखाई देता है, क्लियरली दिखा दे, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, साफ होता है और स्टिकी लिक्विड होता है, चिपचिपा होता है। और अगर उंगली पर या त्वचा पर कहीं पर वो चिपक जाए तो वो छूटता नहीं है, चिपचिपा हो जाता है त्वचा। हल्के पीले रंग का होता है, गाढ़ा द्रव होता है क्योंकि वह स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, उसमें से कोई गंध नहीं आती है, अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ये प्रोटीन, इसमें प्रोटीन पाई जाती है, एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो पाचक एंजाइम होते हैं, अमीन होते हैं इसमें, न्यूक्लियोसाइड होते हैं इसके अंदर और बहुत सारे विषाक्त पदार्थ होते हैं, स्पेसिफिक टॉक्सिन्स होते हैं, उनका जटिल मिश्रण होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ये। इसके साथ साथ में जो कोफैक्टर के रूप में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक के कोफैक्टर्स भी होते हैं, ये एलिमेंट भी होते हैं इसके अंदर। विष जो होता है वो सबसे अच्छा पाचक होता है, एक गुड डाइजेस्टिव जूस होता है। जब ये रुधिर और ऊतकों के संपर्क में आता है तो ये घातक हो जाता है, फैटल बन जाता है और ये कोशिकाओं और ऊतकों को नष्ट करता हुआ, उनको गलाता हुआ और तंत्रिका आवेग के संचरण में बाधा उत्पन्न करता हुआ आगे बढ़ता है ब्लड सर्कुलेशन के साथ। यदि जहर को पी लिया जाए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला जाए और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर किसी प्रकार का कोई घाव या कोई ब्लड या टिश्यूज जो है बाहर निकला हुआ ना हो तो वह एज इट इज डाइजेस्ट हो जाएगा, वो कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यदि कोई घाव है और वो ऊतक और ब्लड के संपर्क में आ गया तो हमें निश्चित रूप से वो मार देगा, फैटल होगा, वो घातक होगा। फिर मतलब ऊतक और रुधिर के साथ में संपर्क में नहीं आना चाहिए, तभी ये घातक होता है, नहीं घातक नहीं होता है ये। इसमें यदि केमिकली अगर इसको देखें तो ये सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में क्रिया करने पर प्रेसिपिटेट बना देता है। इसको अगर सुखा दिया जाए और लंबे समय तक रखा जाए तो भी इसके जो विषैले गुण हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। विष के प्रकार, विष को हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। इसके फंक्शन के आधार पर हैं ये। न्यूरो का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र और टॉक्सिक का मतलब हुआ इफेक्ट करने वाला, टॉक्सिक नुकसान पहुंचाने वाला। और हीमो का मतलब होता है ब्लड, हार्ट से रिलेटेड चीज, और टॉक्सिक का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाला। यानी न्यूरोटॉक्सिक तो वह जहर है जो तंत्रिका तंत्र को पैरालाइज करता है और हीमोटॉक्सिक वो जहर होता है जो ब्लड और हार्ट पर अटैक करता है और उसको आदमी को मार देता है। तो केन वेहल ने सबसे पहले न्यूरोटॉक्सिक जो कोबरा का होता है, कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है यानी तंत्रिका तंत्र पर अटैक करता है। कोबरा के जहर को उसने इस प्रकार से परिभाषित किया, को मीन्स स्पाइनल कॉर्ड, ब्रा मीन्स ब्रेन, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं उस पर अटैक करने वाला जो जहर है वो कोबरा का जहर होता है। और कोबरा को एक दूसरा संधि विच्छेद भी किया, कोब प्लस रा। कोब का मतलब होता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और रा का मतलब होता है रिड्यूस, जिसमें रक्त स्कंदन की जो क्षमता है वो गायब हो जाए ब्लड में से, वो कोबरा का जहर होता है। कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक विष केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जैसे कि मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, इस पर आक्रमण करता है। इसके न्यूरॉन्स को तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है, जैसे क्रैत का, सी स्नेक का, कोबरा का जहर। उसके बाद दूसरा है हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक में एंडोथीलियोटॉक्सिन्स होते हैं, हीमोरेजिक होते हैं। इसमें इंटरनल हीमोरेज होता है, आंतरिक रक्तस्रावण होता है जो एक कोशिकाओं को नष्ट करता हुआ केशिकाओं को नष्ट करता है, कोशिकाओं को नष्ट करता है, ऊतकों को नष्ट करता है और फिर परिधीय संचरण को फेल करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। रक्त दाब इससे कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तंत्रिका पेशी जंक्शन जो होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसको पैरालाइज कर देता है। कार्डियोटॉक्सिन हृदय में जाकर के वो हृदयाघात करता है, भारी नुकसान पहुंचाता है हृदय को। कोशिकाएं और ऊतकों और उनके संयोजनों को, टेंडन्स को ये बुरी तरह से तहस नहस करता हुआ और आगे बढ़ता है और भारी मात्रा में आंतरिक स्राव होता है और कोशिकाएं और ऊतक गलने लगते हैं और अंत में जो है आदमी की मृत्यु हो जाती है।
इसके सिम्टम्स अगर बाहर से देखने पर सांस लेने में तकलीफ होती है और धीरे धीरे दम घुटता है और दम घुट करके सफोकेशन से मृत्यु हो जाती है। तो ये सब था पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।